समाज में जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, मतलब जैसे लिंग, धर्म और जाति के आधार पर जो विभाजन होते हैं, उन्हें ना अक्सर लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। टीवी डिबेट्स देख लीजिए या अखबारों के आर्टिकल्स, हर जगह यही नैरेटिव चलता है कि ये चीजें बस समाज को बांट रहे हैं। सही कहा। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या सच में ऐसा है, या फिर इन डिफरेंसेस का जो एक तरह का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है वो वास्तव में हमारे लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। ये बहुत ही गहरा सवाल है और अक्सर इस पर बात नहीं होती। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद दिलचस्प टेक्स्ट है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हाँ, और ये टेक्स्ट काफी गहराई में जाता है। जी, हमारा मिशन है इस टेक्स्ट में मौजूद डेटा, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना और ये देखना कि ये तीनों सोशल डिविजन्स इंडियन पॉलिटिक्स को किस तरह से आकार देते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए सबसे पहले जेंडर यानी लैंगिक विभाजन से शुरू करते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा विभाजन है जो दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन इसे अक्सर बहुत ही नेचुरल और ना बदलने वाला मान लिया जाता है, जबकि असलियत कुछ और ही है। बिल्कुल, ये मान लेना कि महिलाओं और पुरुषों के काम जन्म से ही तय हैं, ये कोई बायोलॉजी पर आधारित बात बिल्कुल नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से समाज की पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता और रूढ़िवादी सोच पर टिका हुआ है। हाँ, बचपन से ही दिमाग में बिठा दिया जाता है। एग्जैक्टली। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट स्पेस के बंटवारे को देखें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि घर का सारा काम, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पालना, ये सब महिलाओं की जिम्मेदारी है। और घर के बाहर का काम, पैसे कमाने का काम पुरुषों का है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब इन्हीं घरेलू कामों के लिए बाहर पैसे मिलते हैं तो पुरुष खुशी खुशी इन्हें करते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े होटलों में हाई पेड शेफ्स अक्सर पुरुष ही होते हैं और बड़े फैशन डिजाइनर्स या टेलर भी। यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि घर चलाना भी तो एक तरह की आर्थिक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है, तो फिर महिलाओं के इस काम को इनविजिबल लेबर या अनपेड लेबर कहकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखो, इसे मुद्दा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि समाज इस पार्टनरशिप को बराबरी का दर्जा नहीं देता। मतलब पावर डायनामिक्स अलग है? बिल्कुल। जब हम इसे पार्टनरशिप कहते हैं तो दोनों पार्टनर्स के पास समान पावर और आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आर्थिक आज़ादी न होने की वजह से महिलाओं को अहम डिसीजन मेकिंग से बाहर रखा जाता है। समझ गई। और अगर हम 1998-99 के टाइम यूज सर्वे के डेटा को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इस सर्वे के मुताबिक एक औसत महिला दिन में लगभग 7.5 घंटे काम करती है। और एक औसत पुरुष सिर्फ 6.5 घंटे। हाँ। और ये 7.5 घंटे का काम ऐसा है जिसमें कोई वीकेंड ऑफ नहीं होता, कोई सिक लीव नहीं होती। ये पूरा का पूरा काम इनविजिबल और अनपेड होता है। इकोनॉमी की जीडीपी में इस काम को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती। सही बात है। और जब हम असमानता के दूसरे आंकड़े देखते हैं तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होते हैं। साक्षरता दर को ही ले लीजिए। पुरुषों में लिटरेसी रेट्स 76% है, जबकि महिलाओं में सिर्फ 54%। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां पढ़ाई में कमजोर हैं। बिल्कुल नहीं। स्कूल एग्जाम्स में लड़कियों का प्रदर्शन अक्सर बेहतर होता है, लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन के लिए उन्हें आगे नहीं भेजा जाता। परिवार के सीमित संसाधनों को लड़कों की पढ़ाई पर खर्च करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और जो महिलाएं इस बैरियर को पार करके बाहर काम करने जाती भी हैं, उनके साथ भी वर्कप्लेस पर बहुत भेदभाव होता है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 साफ तौर पर कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में चाहे वो खेल का मैदान हो जहां महिला एथलीट्स को कम मैच फीस मिलती है, या सिनेमा हो जहां लीड एक्ट्रेस को एक्टर से काफ़ी कम फीस मिलती है, या फिर कोई आम फैक्ट्री हो, महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों से कम पैसे दिए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा तो चाइल्ड सेक्स रेशियो का है। देश भर में यह गिरकर 9:15 हो गया है, और सोर्स मटेरियल में जो मैप डेटा दिया गया है उसके अनुसार कुछ राज्यों में तो ये 850 या 800 से भी नीचे जा चुका है। ये बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, ये साफ तौर पर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन का नतीजा है। ये समाज की उस क्रूर सच्चाई को दिखाता है जहां एक बच्ची के जन्म को ही रोक दिया जाता है। What's fascinating here is इस पूरे सामाजिक ढांचे और भेदभाव का सीधा असर हमारी राजनीति पर पड़ता है।
अगर आधी आबादी को घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया जाएगा और उनके काम को मान्यता नहीं मिलेगी, तो पब्लिक लाइफ और राजनीति में उनकी भागीदारी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप पब्लिक स्पेस में दिखेंगे ही नहीं तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? एग्जैक्टली। दुनिया की आधी आबादी होने के बावजूद राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा से हाशिए पर रहा है। डेटा भी यही कहता है। 2019 में जाकर पहली बार लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.36% के आंकड़े को छू पाया है, और अगर राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो वहां ये 5% से भी कम है। बहुत कम है। जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो भारत इस मामले में नॉर्डिक देशों, अमेरिका और यूरोप के मुकाबले बहुत पीछे खड़ा नजर आता है। नॉर्डिक देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत बेहतर है क्योंकि वहां की राजनीति ने जेंडर इक्वालिटी को प्राथमिकता दी है। तो यहाँ सवाल उठता है कि हमारे यहाँ इसका समाधान क्या है? समाधान तभी निकलता है जब इन मुद्दों को राजनीतिक स्तर पर उठाया जाता है। दुनिया भर में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने ठीक यही किया। हाँ, उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी की मांग की। बिल्कुल। उन्होंने ये बात समझी कि जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक कानून नहीं बदलेंगे। उन्होंने सिर्फ पब्लिक लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी समानता की मांग की। राजनीति में बदलाव लाने का एक बहुत ही कारगर तरीका यह है कि निर्वाचित संस्थानों में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से जगह तय कर दी जाए। और भारत में पंचायती राज के जरिए ऐसा किया भी गया है। स्थानीय सरकारों में यानी गांवों की पंचायतों और शहरों की नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं। इससे ग्रासरूट लेवल पर लाखों महिलाएं लीडरशिप रोल्स में आई हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और हाल ही में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास हुआ है, वो भी एक ऐतिहासिक कदम है। ये कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। जब ये पूरी तरह से लागू होगा तो संसद में बहस का और पॉलिसी मेकिंग का पूरा स्वरूप बदल सकता है। सही कहा। तो जेंडर के इस पूरे एनालिसिस से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ, यानी जब इसे पॉलिटिक्स में जगह मिली, तभी वंचित वर्गों को असल में फायदा पहुंचा। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे जेंडर के आधार पर एक बड़े वर्ग को घर की दीवारों के भीतर हाशिए पर धकेला जाता है। लेकिन समाज को बांटने वाली लकीरें सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। जब हम कम्युनिटी और धर्म की बात करते हैं तो ये लकीरें और भी गहरी और जटिल हो जाती हैं। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण विषय यही है, धर्म, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। यहाँ मुझे महात्मा गांधी का वो विचार याद आता है जिसे अक्सर लोग गलत संदर्भ में ले लेते हैं। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, लोग इसे अक्सर गलत समझते हैं। बिल्कुल। अब कोई भी इसे सुनकर सोच सकता है कि वो हिंदू या इस्लाम जैसे किसी विशेष धर्म को राजनीति में लाने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए धर्म का मतलब उन नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा और करुणा। वो मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे थे। हाँ, उनका मानना था कि राजनीति को इन मॉरल वैल्यूज से दिशा मिलनी चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि मानवाधिकार समूह भी अक्सर ये मांग करते हैं कि सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यकों का होता है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए कदम उठाए जाएं। और महिला आंदोलन भी यही कहते हैं कि सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज हैं वो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, इसलिए सरकार को उनमें बदलाव करके उन्हें और अधिक न्याय संगत बनाना चाहिए। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर धर्म के नैतिक मूल्य इतने अच्छे हैं तो समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या धर्म से नहीं बल्कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता से शुरू होती है। सांप्रदायिकता को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ? सांप्रदायिकता तब पैदा होती है जब किसी एक धर्म को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है कि किसी एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों के इंटरेस्ट्स और ज़रूरतें एक जैसी होती हैं। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई ये मान ले कि एक बहुत बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी लोग रात के खाने में एक ही डिश खाना चाहते हैं। मतलब एक ही धर्म के अंदर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, कोई मजदूर है तो कोई उद्योगपति, तो फिर उन सब की आर्थिक और राजनीतिक मांगें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? एब्सोल्युटली। और कम्युनलिज्म इसी डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है। ये सांप्रदायिकता राजनीति और समाज में कई अलग अलग रूपों में सामने आती है। सबसे आम रूप तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही देखने को मिल जाता है। हाँ, जैसे धार्मिक स्टीरियोटाइप्स।
हम अक्सर बिना सोचे समझे किसी खास समुदाय के बारे में धारणाएं बना लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि हमारा धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो बहुसंख्यक समुदाय होता है वो कई बार माइनॉरिटी पर अपना मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करता है। वहीं जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जिससे वो अपना एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने की चाहत रखने लगते हैं। और चुनावों के दौरान तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। राजनेता अक्सर पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं और लोगों के डर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक धर्म के वोटर्स को एकजुट किया जा सके। उन्हें ये डर दिखाया जाता है कि उनका धर्म खतरे में है, जो कि एक बहुत ही पुराना पॉलिटिकल टूल है। हाँ, और सांप्रदायिकता का सबसे भयानक रूप तब सामने आता है जब ये राजनीतिक हथकंडा हिंसा और दंगों में बदल जाता है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो इस बात का सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है कि कम्युनल पॉलिटिक्स समाज को किस हद तक तबाह कर सकती है। इन्हीं सब ऐतिहासिक और सामाजिक खतरों को गहराई से समझते हुए ही भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक सेक्युलर मॉडल चुना, जो कि बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अगर हम आसपास के देशों को देखें तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है, पाकिस्तान में इस्लाम को और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को राज्य का सपोर्ट मिलता है। लेकिन भारत का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और यहाँ तक कि किसी भी धर्म को ना मानने की भी पूरी आज़ादी देता है। और ये धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को कानूनी तौर पर रोकता है। लेकिन फिर भी समाज में अक्सर एक डर फैलाया जाता है, खासकर पॉपुलेशन डेटा को लेकर। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई और 1.7% सिख आबादी है। और इसी डेटा को कई बार गलत तरीके से पेश किया जाता है। हाँ, राजनीतिक बहसों में ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो भविष्य में बाकी समुदायों को पीछे छोड़ देगी। ये डर बहुत आम है। और यही वो जगह है जहां हमें डेटा को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है। जब हम प्रधानमंत्री की हाई लेवल कमेटी, जिसे हम सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं, उसकी रिपोर्ट को देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट साफ करती है कि भले ही मुस्लिम कम्युनिटी में ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा रहा हो, लेकिन अब सभी समुदायों में फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 50 वर्षों में मुस्लिम आबादी का ओवरऑल अनुपात केवल 3 से 4% ही बढ़ेगा। मतलब कोई बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। देश के पॉपुलेशन बैलेंस में कोई रातों रात या बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। जो डर फैलाया जाता है वो मैथमेटिकली और लॉजिकली पूरी तरह से फ्लॉड है। ये डेटा वाकई आंखें खोलने वाला है और हमें डर की राजनीति से बचाता है। तो हमने धर्म और कम्युनलिज्म के जटिल रिश्ते को समझा, लेकिन भारत में एक और ऐसा सामाजिक विभाजन है जो शायद धर्म से भी ज्यादा गहराई तक हमारी पहचान से जुड़ा है। धर्म लोगों को बड़े समूहों में जोड़ता है, लेकिन ये विभाजन उन समूहों के भीतर भी गहरी लकीरें खींच देता है। आप जाति व्यवस्था की बात कर रही हैं? हाँ, here's where it gets really interesting. दुनिया भर के समाजों में सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं, लेकिन जो कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था भारत में है वो पूरी दुनिया में अपने आप में बेहद खास है। खास और काफी जटिल भी। हाँ, ये कोई साधारण बंटवारा नहीं है। ये व्यवस्था जन पर आधारित ऑक्यूपेशनल डिवीजन यानी पेशे के बंटवारे पर टिकी हुई है, जिसे सदियों पुराने धार्मिक अनुष्ठानों से मान्यता दी गई थी। इस व्यवस्था ने समाज के एक बड़े हिस्से को, जिन्हें आउटकास्ट माना गया, पूरी तरह से हाशिए पर रखा और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को जन्म दिया। लेकिन आज के समय में ये पुराना ढांचा तेजी से बदल रहा है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, लिटरेसी और आर्थिक विकास के कारण वो पुरानी कास्ट हायरार्की अब टूट रही है। ये शहरों में साफ दिखता है। हाँ, आज के समय में शहरों में किसी व्यस्त कैफे में या बस में सफर करते हुए कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि पास वाली टेबल पर या बगल की सीट पर किस जाति का व्यक्ति बैठा है। इसमें ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे महान समाज सुधारकों के दशकों लंबे संघर्ष का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने समाज की सोच को झकझोरा है। ये बदलाव जरूर आया है और हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें कि जातिगत असमानता पूरी तरह से खत्म हो गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। पूरी तरह से तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अगर हम आज भी शिक्षा और आर्थिक स्थिति को देखें तो वो जाति से बहुत मजबूती से जुड़े हुए नजर आते हैं।
2011 के सेंसस और एनएसएसओ के 2004-5 के सर्वे के आंकड़े साफ बताते हैं कि जो अपर कास्ट्स हैं उनका अमीर वर्ग में आज भी ओवर रिप्रेजेंटेशन है। यानी वे अपनी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा संख्या में अमीर हैं। बिल्कुल। जबकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों में सबसे बड़ी संख्या निचली जातियों की है। देश की डेमोग्राफी को देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट्स 16.6%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 8.6% और अदर बैकवर्ड क्लासेस लगभग 41% हैं। ये तीनों ग्रुप्स मिलकर देश की 2/3 आबादी का हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब चुनाव होते हैं तो क्या वो सिर्फ जाति के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं? क्या ये सब सिर्फ कास्ट अरिथमेटिक का खेल है? राजनीति और जाति के इस रिश्ते को अक्सर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, जिसे हम वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि एक जाति के लोग सिर्फ किसी एक ही पार्टी को वोट देते हैं और चुनाव सिर्फ कास्ट अरिथमेटिक से जीते जाते हैं, जो कि मीडिया में भी बहुत दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम डेटा और चुनावी नतीजों को गहराई से देखें तो ये बात पूरी तरह से गलत साबित होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि देश के किसी भी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। कोई भी उम्मीदवार सिर्फ अपनी जाति के वोट से चुनाव नहीं जीत सकता, उसे कई जातियों का समर्थन जुटाना ही पड़ता है। मतलब उसे कास्ट अरिथमेटिक से आगे बढ़कर कास्ट केमिस्ट्री बनानी पड़ती है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कास्ट केमिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात यह भी तो है कि एक ही जाति के अमीर और गरीब व्यक्ति की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए वो अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। अगर चुनाव सिर्फ जाति के आधार पर होते तो किसी भी पार्टी का जो सिटिंग एमपी या एमएलए है वो कभी चुनाव हारता ही नहीं। बिल्कुल, अगर उसके पास अपनी जाति का फिक्स्ड वोट बैंक है तो उसे हमेशा जीतना चाहिए। लेकिन उनका चुनाव हारना ये साबित करता है कि वोटर्स के लिए सरकार का परफॉर्मेंस, उनकी नीतियां और लोकल मुद्दे जाति से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हमें ये समझना होगा कि सिर्फ राजनीति ही जाति का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि जातियां भी अपने फायदे के लिए राजनीति का इस्तेमाल करती हैं। जातियों का अपना एक पॉलिटिसाइजेशन होता है। वो कैसे? सत्ता में अपना हिस्सा मांगने के लिए कई बार छोटी छोटी जातियां आपस में मिलकर नई नई बैकवर्ड और फॉरवर्ड जातियों का कोएलिशन या गठबंधन बनाती हैं। जब वो एक बड़ा ग्रुप बन जाती हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ये तो काफी स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है। हाँ, लोकतंत्र में इस राजनीतिकरण ने वंचित वर्गों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने और अपनी मांगे मनवाने का एक बहुत ही मजबूत मंच दिया है। जो लोग सदियों से सत्ता से दूर थे, आज वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। वो क्या? अगर समाज और राजनीति का पूरा फोकस सिर्फ जातिगत पहचान पर रह जाए तो जो असल मुद्दे हैं, जैसे गरीबी दूर करना, एडुकेशन को बेहतर बनाना और करप्शन को रोकना, उन सब से समाज का ध्यान भटक सकता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने जेंडर, धर्म और जाति, इन तीनों सोशल डिविजन्स के डेटा और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अनपैक किया है। हमने टाइम यूज सर्वे से लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तक और महिलाओं के 33% रिजर्वेशन से लेकर कास्ट केमिस्ट्री तक हर पहलू को छुआ है। इस पूरे सोर्स मटेरियल का सार यही है कि समाज में मौजूद सामाजिक विभाजन अपने आप में हमेशा लोकतंत्र के लिए बुरे नहीं होते। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यह है कि जब इन विभाजनों को राजनीतिक अभिव्यक्ति मिलती है तो कई बार यह समाज के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। जैसे हमने जेंडर के केस में देखा। हाँ, जैसा कि हमने देखा, जेंडर और वंचित जातियों के राजनीतिकरण ने उन्हें उनके अधिकार दिलाए, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई। लेकिन इसके दूसरी तरफ जब धर्म या जाति के नाम पर अतिवाद होता है, एक्सट्रीम एक्सप्रेशन होता है या नफरत फैलाई जाती है, तो यह समाज को बुरी तरह बांट भी सकता है और हिंसा को जन्म दे सकता है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संतुलन और सही नजरिया होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल यही बात इस जानकारी को समाज में हर एक जागरूक नागरिक के लिए बेहद जरूरी बनाती है। जब हम समाज में चल रही बहसों को सुनते हैं या किसी नेता का भाषण सुनते हैं तो ये फैक्ट्स और डेटा हमें सतही बातों से आगे देखने की ताकत देते हैं। हम सिर्फ इमोशंस या डर में बहने के बजाय डेटा के लेंस से हकीकत को पहचान सकते हैं। सही जानकारी ही वो टूल है जो हमें भ्रामक दावों
और प्रोपेगेंडा से बचाती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक नया और थोड़ा गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर हम सबको आगे सोचना चाहिए। हमने आज ये देखा कि किस तरह अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और आर्थिक विकास ने पुरानी जाति व्यवस्था और जेंडर के कड़े ढांचों को काफी हद तक तोड़ा है। हाँ, काफी हद तक बदलाव आया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट वर्क का बढ़ता चलन, क्या वे इन पुराने सामाजिक विभाजनों को पूरी तरह से इरेज कर देंगे? ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है। सोचिए, जब कोई घर से बैठकर एक एआई अवतार के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में काम कर रहा होगा, तो क्या उसका जेंडर या उसकी जाति मायने रखेगी? या फिर ये भी हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी समाज में एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा कर दे, जहां एक्सेस एक नया प्रिविलेज बन जाए। एग्जैक्टली जहां जिनके पास एआई और टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो एक अलग वर्ग बन जाए और जिनके पास नहीं है वो एक नए तरह के हाशिए पर चले जाएं। क्या पुरानी असमानताएं ही नए रूप में हमारे सामने आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि भविष्य इन्हीं सवालों के जवाबों पर टिका है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए सोर्स मटेरियल और एक नए विषय के साथ।